डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको अंडर सेक्शन 222 में दे रखी है, और 222 में आपको 5 तरीके के डिविडेंड बताए गए हैं। 222 में आपको 5 तरीके के डिविडेंड बताए गए हैं। इनमें से, इन 5 तरीके के डिविडेंड में से अगर डिविडेंड है 222 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी वाला, अगर डिविडेंड ऐसा डिविडेंड है, और एक दूसरा डिविडेंड होता है 222E वाला, ये 5वें तरीके का डिविडेंड है। अगर डिविडेंड 222ABCD जैसा है, तो इस डिविडेंड को बांटते समय कंपनी को डिडक्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर सीडीटी। सीडीटी मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ये डिडक्ट होता है एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, डिडक्ट सीडीटी एट द रेट ऑफ 15% बाई कंपनी। जब कंपनी इसके ऊपर सीडीटी काटती है, ये सीडीटी करता है अंडर सेक्शन 115O में। ये सेक्शन आपका फाइनल में है, आपके आईपीसीसी के सिलेबस में 115O नहीं है। तो सीडीटी कैसे कटता है इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है जो आपको फाइनल में बताया गया है। सीडीटी कटता है और वो सेक्शन नंबर 115O में कटता है, ये बात तय है। तो सीडीटी जो 115O में कटता है, इसके ऊपर 15% की जो डिडक्शन होती है, हालांकि 15% का बेस रेट होता है, इसके ऊपर आपका सरचार्ज और एजुकेशन से अलग से लगता है। तो सीडीटी का जो फाइनल रेट निकल के आता है सरचार्ज एजुकेशन से, इसके बाद में वो 16.995% का रेट निकलता है। तो ये जो सीडीटी अगर कट जाता है, तो अब जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट है आपका शेयर होल्डर जिसको ये डिविडेंड मिल रहा है। जो रेसिपिएंट या जो शेयर होल्डर है, इसके हाथ में जो डिविडेंड इनकम आती है, चूंकि इसके ऊपर पहले से सीडीटी कट चुका होता है, और तो बताइए डिविडेंड क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ये एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 1034 में। तो अब ध्यान से एक बार फिर से देखना है, अगर डिविडेंड 222ABCD वाला है और इसके ऊपर 115O में सीडीटी कट चुका है, तो ऐसे केस में जो रेसिपिएंट शेयर होल्डर होता है, इसके हाथ में जब ये डिविडेंड आता है, तो डिविडेंड सेक्शन नंबर 1034 में एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर डिविडेंड 222E टाइप वाला है, तो ऐसे केस में इसके ऊपर कोई सीडीटी नहीं कटता। इसके ऊपर कोई सीडीटी नहीं कटता। चूंकि सीडीटी कटता नहीं है, तो ऐसे केस में नो सीडीटी अंडर सेक्शन 115O, तो ऐसे केस में इट इज टैक्सेबल। ये टैक्सेबल हो जाता है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ठीक, ये टैक्सेबल हो जाता है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। लेकिन ध्यान से बताइए, क्या डिविडेंड सिर्फ इंडियन कंपनी से ही आ सकता है? डिविडेंड मेरा फॉरेन कंपनी से भी तो आ सकता है, और डिविडेंड कंपनी के अलावा किसी दूसरी जगह से भी तो आ सकता है। जरूरी नहीं कि डिविडेंड हमेशा कंपनी से ही आए। तो ये जो डिविडेंड है, ये तो डिविडेंड है कहां से? ये डिविडेंड आने वाला है फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी से अगर डिविडेंड आएगा, देन दिस वुड बी द सिचुएशन। लेकिन डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी के अलावा कई भी और जगह से आ सकता है। अगर डिविडेंड और जगह से आएगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा? अब ध्यान से देखना है। वैसे तो ये डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी है,
लेकिन अगर मैं इन जनरल डिविडेंड की बात करूं तो इन जनरल ये डिविडेंड आ सकता है एक तो फ्रॉम कंपनी, हालांकि कंपनी के अंदर ये डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है और ये एक फॉरेन कंपनी हो सकती है, और दूसरा डिविडेंड आ सकता है फ्रॉम अदर। दूसरा डिविडेंड आ सकता है कंपनी को छोड़ के किसी और व्यक्ति से। अगर डिविडेंड आता है फ्रॉम अ कंपनी विच इज अ डोमेस्टिक कंपनी, ऐसे केस में क्या होगा, सेक्शन 222 का ए, बी, सी, डी अप्लाई हो जाएगा, और इसके साथ में और क्या अप्लाई होगा, सेक्शन 115O अप्लाई होगा, और क्या अप्लाई होगा, 1034 अप्लाई हो जाएगा। और अगर डिविडेंड फॉरेन कंपनी से आ रहा है, फॉरेन कंपनी के ऊपर सेक्शन 115O यूज नहीं होता, फॉरेन कंपनी के ऊपर सेक्शन 115O यूज नहीं होता। तो अगर डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से आ रहा है फिर तो ये सिचुएशन है, लेकिन वो भी कब, जब 222 ABCD वाली बात आ रही है। लेकिन अगर मैं यहीं से कहता हूं कि डिविडेंड जो मुझे मिल रहा है वो 222E वाला मिल रहा है, तो अब ना 115O लगेगा ना 1034 लगेगा, ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अगर डिविडेंड मुझे फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, अगर डिविडेंड मुझे फॉरेन कंपनी से मिल रहा है तो ऐसे केस में है तो कंपनी ही ना, इसके ऊपर भी सेक्शन 222 ए लगे, बी लगे, सी लगे, डी लगे, ई लगे, कुछ भी लगे, ये हमेशा फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, ये हमेशा फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। बताइए, डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी के बजाय अगर डिविडेंड फ्रॉम अदर्स मिले, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर डिविडेंड मुझे मिला फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी तो ऐसे केस में दिस इज अगेन फुल्ली टैक्सेबल, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो डिविडेंड कौन सा है ये देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा जाएगा ना कि 222 ABCD अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया जाता तो आप नॉर्मली इसे 222A, B, C, D वाला ही डिविडेंड मानेंगे। अगर कुछ नहीं बताया जाता तो बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल डिविडेंड है, 222 ABCD वाला डिविडेंड नॉर्मल डिविडेंड होता है। ये नॉर्मल डिविडेंड ही आप हमेशा मान के चलेंगे जब तक कुछ ना कहा जाए। तो मुझे बताइए, डिविडेंड अगर कंपनी से आ रहा है और कंपनी में, कंपनी अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर सेक्शन नंबर 115O अप्लाई होता है, और जो 222 ABCD वाला डिविडेंड है ये इसके ऊपर सेक्शन 1034 अप्लाई कर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर 115O में CDT कट चुका है, जबकि 222E में ये डिविडेंड के ऊपर CDT कटता ही नहीं है, तो ये फुली टैक्सेबल रहता है। फॉरेन कंपनी के ऊपर भी कोई 115O में CDT नहीं कटता, तो इस वजह से इसका डिविडेंड भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। और बाकी अगर कंपनी के अलावा जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह से डिविडेंड आ रहा है तो इसके ऊपर भी सेक्शन 115O अप्लाई नहीं होता, तो इनका डिविडेंड भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो मुझे बताइए, डिविडेंड हर जगह टैक्सेबल है एक्सेप्ट एक जगह, जहां पर 222 ABCD वाला डिविडेंड है और इसके ऊपर 115O में CDT कट जाए, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कट जाए, तो 1034 में शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्या ये CDT जो कट रहा है, क्या ये TDS की तरह है? क्या ये जो CDT कट रहा है, क्या ये TDS की तरह है या नहीं है? आपको मैंने पढ़ा रखा है TDS का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बताइए, एक व्यक्ति है और इसके ऊपर अगर TDS का सेक्शन अप्लाई करा है, से फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक ने मुझे अकाउंट होल्डर को 100 रुपए का इंटरेस्ट दिया,
तो बताइए 100 रुपए के इंटरेस्ट के ऊपर बैंक क्या करती है? 10 रुपए का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देती है। तो अकाउंट होल्डर की इनकम क्या रहती है? इनकम वही 100 रुपए रहती है, और इसके ऊपर हम टैक्स निकालते हैं। टैक्स आया 100 रुपए के, और मान लीजिए 30 रुपए, फिर हमें टीडीएस का क्रेडिट मिल जाता है 10 रुपए, और 20 रुपए हमें और टैक्स देना पड़ जाता है। ऐसे सिस्टम चलता है। क्या ये सीडीटी टीडीएस की तरह है कि नहीं है? ये सीडीटी जो यहां पर कटता है ये टीडीएस से एकदम अलग है, कोई मेल ही नहीं है। सीडीटी इज कंप्लीटली डिफरेंट ऑफ टीडीएस। टीडीएस में क्या होता है, एक टेम्परेरी डिडक्शन होती है जिससे रेवेन्यू की लीकेज को बंद किया जा सके। बताइए, मैंने आपको बताया था कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, जिससे कि टैक्स की चोरी कम हो और साथ ही साथ में कम लोगों को कंट्रोल करके ज्यादा टैक्स वसूला जा सके। यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। जब मैं कहता हूं बैंक की जगह कंपनी को रख दो और अकाउंट होल्डर की जगह शेयर होल्डर को रख दो, जब एक कंपनी लाखों लोगों को लाखों शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है, तो लाखों शेयर होल्डर्स अपना पता नहीं दिखाते हैं, अपनी डिविडेंड की इनकम कुछ नहीं दिखाते हैं। कुछ क्या करते हैं, चुरा ले जाते हैं, तो टैक्स मिलता ही नहीं सरकार को, और लाखों लोगों को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाके उनसे टैक्स निकलता है। और इनमें से भी बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जिनको डिविडेंड जो मिला होगा वो बेसिक एग्जम्पशन से कम चल रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो बेसिक एग्जम्पशन से ऊपर चल रहे होंगे बट 10% वाले स्लैब में होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो 20% में, और कुछ ऐसे होंगे जो 30% वाले स्लैब में चल रहे होंगे। तो इसमें जो शेयर होल्डर है, लाखों शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो बांटा गया है, वो सबके सब अलग अलग तरीके से टैक्सेबल है। यही टीडीएस में भी होता था, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये कि सीडीटी टीडीएस के चैप्टर में नहीं कटता। सीडीटी का सेक्शन है सेक्शन नंबर 115O, और ये टीडीएस के चैप्टर में नहीं आता। मैंने आपको पहले पीजीपीपी में पढ़ाया था कि टीडीएस का चैप्टर 17B होता है, और ये चैप्टर 17B नहीं है, ये सेक्शन नंबर 115O है। सेक्शन नंबर 115O कहता है कि जब कंपनी 100 रुपए का डिविडेंड बांटेगी, कंपनी ने 100 रुपए का, मान लो, मैंने आपको वैसे पहले भी ये कई बार करके दिखाया है कि मान लो कंपनी ने अपनी सेल्स दिखाई 1000 रुपए की, और 1000 रुपए में कंपनी ने अपना एक्सपेंस दिखाया 900 रुपए का, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया 100 रुपए का। अब कंपनी इस नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देती है। कंपनी ने अपना टैक्स दिया 30 रुपए। अब कंपनी के पास में टैक्स पेड प्रॉफिट कितना आया? कंपनी के पास में टैक्स पेड प्रॉफिट आता है 70 रुपए। अब ये जो 70 रुपए है, सिर्फ यही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है टू शेयर होल्डर। अब मुझे बताइए, जब मैं 70 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने जाता हूं शेयर होल्डर्स को, तो इसके ऊपर एक बार दोबारा से क्या लगता है? सीडीटी। क्योंकि अभी तक तो जो 30 रुपए का टैक्स पे हुआ है वो किसका है? कंपनी का है, ना कि शेयर होल्डर का। अब कंपनी शेयर होल्डर का टैक्स पे करती है, क्योंकि ये 70 रुपए शेयर होल्डर की इनकम बनने वाला है। तो कंपनी कहती है कि 70 रुपए के ऊपर आइए हम सीडीटी जब पे करेंगे, मोटा मोटा मान लेते हैं 15% से, तो 15 से 105, 10 रुपए 50 पैसे, 10 रुपए 50 पैसे का यहां पर सीडीटी पे हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूट कितना हो पाएगा? डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट कितना हो पाएगा? 59.50, इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मुझे बताइए, ये जो 59.50 अब शेयर होल्डर, लाखों शेयर होल्डर के पास में थोड़ा थोड़ा पहुंचेगा, ये सब उनके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि सीडीटी कट चुका है। बताइए ध्यान से कि अगर बैंक मेरा टीडीएस काट लेती थी 100 रुपए पे 10 रुपए का, तो क्या वो अकाउंट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता था? क्या अब भी पूरे 100 रुपए की इनकम रहती थी, और अब भी पूरे 100 रुपए के ऊपर टैक्स निकलता था? बस उस टैक्स का क्रेडिट दे दिया जाता था। यहां पर क्या होगा, जब ये 59 रुपए 50 पैसे एक शेयर होल्डर के हाथ में पहुंचेगा, क्या ये उसकी इनकम में जुड़ेगा? इनकम है नहीं जुड़ रहा। इनकम में कितना जुड़ेगा ये तो मैं कहीं नहीं रहा, इनकम में ही नहीं जुड़ेगा। ये 70, अगर यही टीडीएस होता तो 70 रुपए पहले उसकी इनकम में जोड़ते, फिर इनकम में जोड़ के टैक्स निकालते और 10 रुपए 50 पैसे का क्रेडिट दे देते। ये सीडीटी है, इसमें ये इनकम नहीं बनेगी, सीडीटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, और सीधे 59 रुपए 50 पैसे आपके हाथ में, यही अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये सीडीटी है, टीडीएस नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। बताइए
हमारे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीटी ज्यादा बेहतर है या टीडीएस? सीडीटी ज्यादा बेहतर है या टीडीएस ज्यादा बेहतर है? सीडीटी ज्यादा नुकसानदायक है। सोचिए कैसे, बताइए। बड़े सारे लोगों के हाथ में जिनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम है, 2 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, उनके हाथ में भी, सबके हाथ में टैक्स लग गया कि नहीं? सबको टैक्स देना पड़ा एक तरफ से 15%। बड़े सारे लोग होंगे जो 10% वाले स्लैब में फॉल कर रहे होंगे, अगर उनके हाथ में इनकम आ जाती तो उनकी इनकम में जुड़ती, 10% जाता। बड़े सारे लोगों के हाथ में जब इनकम आती तो अपनी रिटर्न फाइल करते, उनका तो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती क्योंकि 2.5 लाख रुपए से कम थे। लेकिन अब सबको एक तरफ से 15% देना पड़ गया। लेकिन बड़े लोगों के लिए बड़ा फायदा है। जो लोग 20%, 30% में चल रहे थे, उनके ऊपर टैक्स तो खाली 15% से ही लगा, उनके हाथ में पहुंचा और एग्जेम्प्ट हो गया। जो 20%, 30% वाले हैं वो मजे ले रहे हैं, और जो गरीब आदमी है उसकी जेब से टैक्स निकाले ले रहे हैं। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। मुझे बताइए, अगर टीडीएस होता तो क्या होता? अगर गरीब आदमी टैक्स कटता तो उधर जाके उसकी इनकम में जुड़ जाता, जुड़ने के बाद में टैक्स निल रहता क्योंकि एग्जम्पशन से कम था, फिर वो टैक्स का क्रेडिट लेता, क्रेडिट लेके रिफंड ले लेता, सरकार से वापस ले लेता पैसा। लेकिन ये गया तो हाथ से गया, नो रिफंड, क्योंकि ये टीडीएस नहीं है, ये सीडीटी है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है, ऐसी क्या खास बात है ये 222 ABCD के डिविडेंड में और 222 E के डिविडेंड में? 222 ABCD का डिविडेंड नॉर्मल डिविडेंड होता है। नॉर्मल डिविडेंड का मतलब, जब कंपनी, नॉर्मल डिविडेंड का मैं आपको एक लाइन में मतलब बता देता हूं क्या है। वैसे तो इस डिविडेंड की बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको एक लाइन में मतलब बता देता हूं इसका। जब कभी भी कंपनी से डिविडेंड जाएगा, हमेशा कंपनी की एसेट्स रिलीज होनी चाहिए। अगर कंपनी की एसेट्स रिलीज नहीं हो रही, इनकम टैक्स में इसे डिविडेंड कभी नहीं कहा जा सकता। बिना एसेट के रिलीज हुए डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता। दिस इज फॉर डेट श्योर। देखिए कैसे ये पॉसिबल है। कंपनीज एक्ट में ऐसा संभव हो सकता है कि कंपनियां बिना असेट रिलीज किए डिविडेंड बांट दें। से फॉर एग्जांपल, दिस इज माय बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में यहां पर मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी हुई है, यहां पर मेरी फिक्स एसेट पड़ी हुई है, करंट एसेट पड़ी हुई है और कैश पड़ा हुआ है। फिक्स एसेट मेरी 100 करोड़ की है, करंट एसेट मेरी 80 करोड़ की है और कैश 20 करोड़ का है। इक्विटी शेयर कैपिटल मेरी 150 करोड़ की है और मेरे पास में रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े हुए हैं 50 करोड़ के। तो मेरी बैलेंस शीट 200 करोड़ पे टैली हो रही है। अब कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो इसके पास में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उस प्रॉफिट में से 20 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटने जा रही है। और 20 करोड़ का डिविडेंड जैसे ही बांटती है तो ये प्रॉफिट घट के 30 करोड़ हो जाते हैं और ये कैश खत्म हो जाता है। ये डिविडेंड है, इसको डिविडेंड बोलते हैं। जिस डिविडेंड के जाने से कंपनी की एसेट्स रिलीज हो जाएं, ये डिविडेंड है। बताइए कंपनी ने क्या किया? कंपनी मान लो चाय की पत्ती बेचती थी, चाय की पत्ती। तो कंपनी टाटा टी थी मान लीजिए। तो कंपनी ने एक बार क्या किया कि इसने 20 करोड़ का कैश नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन इसने अपने करंट एसेट जो स्टॉक था, स्टॉक में से 1 किलो चाय की पत्ती सारे शेयर होल्डर में बंटवा दी। 1-1 किलो चाय की पत्ती सारे शेयर होल्डर में बंटवा दी और साइमल्टेनियसली 20 करोड़ की चाय की पत्ती बटी और 20 करोड़ का प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि सेल तो हुई नहीं। द क्वेश्चन इज दैट अ डिविडेंड? यस, इट इज डिविडेंड। जिस चीज को बांटने से कंपनी की एसेट रिलीज हो, वो डिविडेंड है इनकम टैक्स में। कंपनी ने क्या किया? स्टॉक से नहीं डिविडेंड बांटा। कंपनी ने क्या किया? रिजर्व से सरप्लस इसके पास में 50 करोड़ के पड़े थे। कंपनी ने रिजर्व से सरप्लस में से
नए इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किए 20 करोड़ के और रिजर्व रह गया 30 करोड़ का, बताइए इज दैट ए डिविडेंड? एसेट रिलीज होनी चाहिए। जैसे ही मेरे प्रॉफिट इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए, शेयर होल्डर को एक बोनस शेयर मिला, शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिले और ये बोनस शेयर मिले आउट ऑफ माय प्रॉफिट, लेकिन इससे एसेट्स रिलीज नहीं हो रही। एसेट वैसी की वैसी है, एसेट वैसी की वैसी है। दिस कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ डिविडेंड। कंपनी बंद हो रही थी, कंपनी ने बंद होते समय अपनी बिल्डिंग की एक एक ईंट एक एक शेयर होल्डर को दे दी, यह भी कंपनी के लिए डिविडेंड माना जाएगा। या कंपनी के 2 शेयर होल्डर थे, तो कंपनी की 2 बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग एक शेयर होल्डर को, दूसरी बिल्डिंग दूसरे शेयर होल्डर को दे दी, यह भी डिविडेंड है। कंपनी की एसेट्स जो रिलीज हो रही हैं, एसेट्स लिक्विड एसेट्स हो सकती हैं, एसेट स्टॉक हो सकता है, एसेट फिक्स एसेट हो सकती हैं, लेकिन एसेट रिलीज हुई तो दिस वुड बी ट्रीटेड एज अ डिविडेंड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ये मैंने एक लाइन में आपको सिंपल मतलब बता दिया डिविडेंड का। आपको इनकी टेक्निकल डेफिनेशंस में जाने की जरूरत नहीं है। आप फाइनल में जब पहुंचेंगे तो आप इनकी टेक्निकल डेफिनेशंस पढ़ेंगे, 222 ABCD टेक्निकली क्या होता है। हालांकि एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी था कि एसेट्स रिलीज जब होंगी डिविडेंड तभी माना जाएगा, नहीं तो डिविडेंड नहीं हो सकता। नाउ कम टू द मेन पॉइंट ऑफ सेक्शन 222E। 222E में क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा आप। देखिए आगे, सेक्शन नंबर 222E समझने से पहले आइए एक दूसरी बात समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, और इस प्राइवेट कंपनी में 2 शेयर होल्डर हैं, ए और ए की वाइफ। ठीक है, तो ए और ए की वाइफ ये 2 शेयर होल्डर हैं। तो ए इसमें शेयर होल्ड करता है 95% और वाइफ को दे रखा है 5%। ठीक, वाइफ को दे रखा है 5%। और अब कंपनी बिजनेस करती है और कंपनी अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाती है उसकी सेल हुई से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए की,
और इसके खर्चे आए 8 करोड़ रुपए के और नेट प्रॉफिट हुआ 2 करोड़ रुपए का। अब जैसे ही ये नेट प्रॉफिट होता है 2 करोड़ रुपए का, जैसे ही ये नेट प्रॉफिट होता है 2 करोड़ रुपए का, अब कंपनी इस 2 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स पे करेगी अपना, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, और इसके ऊपर टैक्स कंपनी देती है 60 लाख रुपए का, ठीक। और टैक्स पेड प्रॉफिट आएंगे 1.4 करोड़ के। टैक्स पेड नेट प्रॉफिट आया 1.4 करोड़ का। अब जो कंपनी के मालिक हैं ये कहते हैं कि 1.4 करोड़ आया, इसका मतलब 1.4 करोड़ मेरा। लेकिन फिर आप उन्हें समझाते हैं कि नहीं, अभी तो तुमने कंपनी का टैक्स दिया है, अभी तुम्हारा सीडीटी कटना बाकी है। 115O में तुम्हें करीब करीब 16.995 मतलब लगभग 17% के आसपास का टीडीएस और कटेगा इसमें सीडीटी, और वो करने के बाद में जो बचेगा वो तुम्हारे हाथ में आएगा। तो करीब 17% अगर हम इसमें हटा दें तो फिर से करीब करीब 25 लाख के आसपास का और टैक्स हट जाएगा। तो मिस्टर ए और उसकी वाइफ, मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को तो ऐसे ही शेयर होल्डर के फॉर्म में बना रखा है, मेन जो बिजनेसमैन है वो तो मिस्टर ए ही है। तो जिससे कंपनी बन जाए और चलती रहे, इसलिए मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को भी इन्वॉल्व कर रखा है बिजनेस में। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि मालिक मिस्टर ए ही है। तो अगर बताइए, मिस्टर ए कहता है आपसे कि लेट सपोज अगर मैं कंपनी की फॉर्म में बिजनेस ना करता और अगर मैं बिजनेस करता इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, तब क्या होता? तब ये 2 करोड़ रुपए कमाता, 2 करोड़ रुपए के ऊपर स्लैब रेट से टैक्स लगता, और टैक्स लगने के बाद में जो बचता वो सीधे मिस्टर ए का होता, उसमें कोई दूसरी बार टैक्स नहीं लगता। मिस्टर ए को यह बात समझ में नहीं आती। मिस्टर ए कहता है ये क्या मतलब, मैंने कंपनी बना ली तो एक तो तुम जो है स्लैब रेट नहीं दे रहे, 30% से सीधा टैक्स उड़ा रहे हो। चलो फिर भी मान लिया कंपनी के ऊपर टैक्स रेट ज्यादा होता है, लेकिन ये क्या मतलब है कि कंपनी अपना अलग टैक्स दे और मैं अपना अलग टैक्स दूंगा, दो लोग टैक्स देंगे, जबकि बिजनेस तो हम ही कर रहे हैं, मालिक तो हम ही हैं। तो फिर कंपनी मुझे दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी 30% गायब हो जाता है। ये क्या चक्कर है? मिस्टर ए को यह बात समझ में नहीं आती। वो कहता है साहब ऐसे थोड़ा ना होता है, कमाऊं मैं और करीब करीब 75 लाख रुपए का टैक्स तो सरकार ले जाएगी 2 करोड़ में, मेरे हाथ में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। 75 लाख 80 लाख रुपए के आसपास का टैक्स तो सरकार ले जाएगी, तो मेरे हाथ में क्या बचेगा? तो ऐसा कहता हम सरकार के लिए थोड़ा ना मेहनत कर रहे हैं, एक बार टैक्स लो तो बात समझ में आती है, ये तो डबल टैक्सेशन है। वो कहता उसे ये समझ में नहीं आता कि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन एंड शेयर होल्डर इज अ सेपरेट पर्सन, दोनों अलग अलग कमा रहे हैं। कंपनी ने बिजनेस करके कमाया है, इस वजह से कंपनी का टैक्स है, और शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट करके कमाया है कंपनी में, इस वजह से वो शेयर होल्डर का टैक्स है। तो ये बात इसे समझ में नहीं आती। ये कहता है कुछ जुगाड़ निकालो, किसी तरीके से टैक्स बचाओ। ने कहा कानून ऐसे बने टैक्स ऐसे बचाया जाए। ने कहा देखो हम बताते हैं कैसे टैक्स बचाया जाए। क्या करो, एक काम करो, ये आपकी बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में अभी क्या हो रहा होगा, यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रही होगी, इधर फिक्स एसेट है, करंट एसेट है और कैश है, ठीक। और कंपनी के पास में रिजर्व्स एंड सरप्लस आ रहे होंगे कितने के? 1.4 करोड़ के। कंपनी के पास में 1.4 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर मैंने इसका डिविडेंड बांटा और इधर से 1.4 करोड़ रिलीज किया तो तुरंत सरकार बीच में आएगी और क्या कहेगी? 115O लगा दो। और 115O लगते ही मेरे हाथ में इधर से चलेगा 1.4, लेकिन मेरे हाथ में पहुंचेगा 1.15, 25 बीच में गायब हो जाएगा। तो ये इसे समस्या ये चाहता है इधर चले भी 1.4 और इधर पहुंचे भी 1.4। तो अब ये क्या करता है? कहता है कुछ जुगाड़ लगाओ, नगद हाथ में पैसे चाहिए, नगद चाहिए और पूरे चाहिए। ने कहा देखो, इसने सीए से पूछा, सीए ने कहा देखो ऐसा करो, तुम कंपनी से एक लोन ले लो, कंपनी से एक लोन ले लो 1.40 करोड़ का।
लोन लेते ही लोन्स एंड एडवांसेस, भाई इधर जो कैश था वो कैश हट जाएगा 1.4 करोड़ का, ये लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। लोन तो लायबिलिटी बता, कंपनी से लोन ले लो, कंपनी तो लोन दे रही है ना, कंपनी जो लोन दे रही है इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मिस्टर ए कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करेगा, एक पेपर बनाएगा, पेपर में एप्लीकेशन बनाएगा और एप्लीकेशन में लिख के कंपनी के हेड ऑफिस में भेजेगा कि मुझे 1.4 करोड़ का लोन चाहिए। और बताइए कंपनी ये लोन पास करेगी कि नहीं? करेगी, कोई इंटरेस्ट है। बताइए कंपनी लोन क्यों पास करेगी? क्योंकि ऊपर मालिक कौन बैठा है? वही जो नीचे लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। बताइए जो मालिक है कंपनी का वही तो कंपनी से लोन मांग रहा है 1 करोड़ 40 लाख का, और लोन तो पास हो गई होगा क्योंकि लोन लेने वाला भी वही जो लोन पास करने वाला है। और ऐसे केस में इसमें लिखा गया लोन टू मिस्टर ए, लोन टू मिस्टर ए 1.4 करोड़, लोन पास हो गया। अब अगले समस्या ये आई कि भैया लोन ले लिया तो क्या हुआ? अब अगली समस्या तो ये है कि इस लोन के ऊपर हो सकता है कि इंटरेस्ट भी मुझे पे करना पड़े, तो ये तो और भी बड़ी समस्या है। पैसे की जरूरत थी, पैसा तो बच गया, लेकिन इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। वो कहता कंपनी किसकी? मेरी। इंटरेस्ट गायब करो, 0% पे लोन। तो बताइए इंटरेस्ट बच गया। अब भी समस्या वही की वही है, आज नहीं तो कल वापस करना पड़ेगा। कहता वापसी के लिए पैसे मांगने कौन आएगा? कंपनी। हम कंपनी को भेजेंगे ही नहीं, हम कंपनी को भेजेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये जो आ गया वो सिर्फ आ गया, जाने वाला कुछ भी नहीं है। लोन है, पड़ा रहेगा बैलेंस शीट में कब तक? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल चलता रहेगा लोन। जब तक कंपनी जिंदा है तब तक लोन पड़ा रहेगा। लोन हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ ऐड होता रहेगा। किसने मना किया? कोई रोक ही नहीं सकता। और ये लोन जो था, ये लोन असल में डिविडेंड की फॉर्म में निकाला जा रहा था। लोगों को जैसे लोग डिविडेंड निकालते थे तो क्या होता था, डिविडेंड के ऊपर तुरंत सीडीटी आ जाता था। लेकिन अब लोन निकाल रहे हो, लोन कोई डिविडेंड थोड़ा ना होता है, क्या इस लोन के ऊपर सीडी कट जाए? कोई मतलब ही नहीं है। तो समस्या का समाधान बड़ा सिंपल है, कंपनी से डिविडेंड निकालने के बजाय लोन निकाल लो। और एंट्री उसके लिए आपको प्रॉफिट को हिलाने की जरूरत नहीं है। अगर डिविडेंड बांटते तो प्रॉफिट कम होते, इस केस में प्रॉफिट को हिलाने की जरूरत ही नहीं है। क्या होगा? लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, काम खत्म। लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश लोन में कन्वर्ट हो गया, काम खत्म। बैलेंस शीट में अभी भी 1.4 करोड़ दिख रहा है, लायबिलिटी साइड में कुछ हिला ही नहीं, बस असेट साइड में अभी भी बैलेंस उतने का उतना ही बना हुआ है। ठीक, जिसको जितना पैसा चाहिए था उसको उतना पैसा पहुंच गया, ना कोई इंटरेस्ट है, ना कभी ये पैसा कभी वापस होगा। तो इस तरीके से लोग बेवकूफ बना रहे थे, पैसा पूरा निकाल के लेके जाते थे। और ऐसा बताइए क्या किसी पब्लिक कंपनी में हो पाएगा? पब्लिक कंपनी में लाखों शेयर होल्डर होते हैं, और लाखों शेयर होल्डर के केस में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा सिर्फ छोटी कंपनियों में होता है। छोटी कंपनी मतलब लाला कंपनी। लाला कंपनी मतलब जहां पे लाला ही सब कुछ है, लाला मिस्टर ए। लाला कंपनी उसको बोलते हैं, मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेज में लाला कंपनी बोल दिया जाता है उस कंपनी को जहां पर एक ही आदमी का सब कंट्रोल होता है। छोटी से बड़ी चीज के ऊपर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड एक ही आदमी सब कुछ चला रहा होता है, वो कंपनी लाला कंपनी है। तो ये बेसिकली एक लाला कंपनी टाइप कंपनी है। और ऐसी ही कंपनी में, क्योंकि अगर मैं बड़ी कंपनी पब्लिक कंपनी की बात करूंगा तो वहां पर लाखों शेयर होल्डर हैं। लाखों शेयर होल्डर में कोई एक शेयर होल्डर अप्लाई करेगा, डायरेक्टर उठा के रिजेक्ट कर देगा, कहते क्यों तुम्हें फ्री में लोन दे भाई, किस लिए लोन दे तुम्हें फ्री में, और अगर लोन दे भी रहे हैं तो पैसे वापस करो। जबकि इस केस में 2 शेयर होल्डर हैं, कोई भी पैसा वापस नहीं मांगेगा, सारा पैसा घर का है, घर में ही रहेगा। तो ऐसे केस में जो गड़बड़ी हो रही थी, गवर्नमेंट ने इस गड़बड़ी को पकड़ा। और अभी तक डिविडेंड क्या होता था? नॉर्मल डिविडेंड, जिसमें असेट रिलीज हो प्रॉफिट के साथ में। एक नए तरीके का डिविडेंड सामने आया।
इस लोन को डिविडेंड बनाया गया। इस डिविडेंड का नाम रखा गया डीम्ड डिविडेंड। ये डिविडेंड है नहीं, जबरदस्ती बनाया जाएगा। डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E। यह है डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E। बताइए, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E के ऊपर क्या सीडीटी कटता होगा? सीडीटी कट ही नहीं सकता है इसके ऊपर, 115O अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन क्या अब ये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि सीडीटी तो कट नहीं रहा, नाउ इट बिकम्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। लेट सपोज आज की डेट में मैं बैंक से जाके लोन लेके आया 10 लाख रुपए का। क्या 10 लाख रुपए मेरी इनकम है? मैं बैंक से जाके लोन लेके आता हूं, 10 लाख रुपए मेरी इनकम थोड़ी ना भैया, वापस करना है इसे, विद इंटरेस्ट इसको वापस करना है। ये मेरी लायबिलिटी है, मेरी इनकम थोड़ी ना है। लेकिन मैं अपनी ही कंपनी से लोन लेके आता हूं और ये लोन मेरी इनकम बन जाएगा। गजब, लोन इनकम बन रहा है। एक लोन जो हम लेके आए थे जिसको हो सकता है वापस करना हो, ये मेरी इनकम बन जाएगा। अब आप इसमें बड़े सारे लॉजिक लगाते हैं। अब आप कहते हैं कि अब देखो मैं क्या करता हूं, सरकार को कैसे बेवकूफ बनाता हूं। मैं कहता हूं देखो, मिस्टर ए लोन लेने जाएगा तब ना, मैं मिस्टर ए को भेजूंगा ही नहीं, मैं मिसेज ए को भेजूंगा। बताइए, सरकार ने रिलेटिव को पकड़ रखा हो कि नहीं? ये क्या करेगा? अगला काम इसका यही होगा, खुद नहीं जाएगा और रिलेटिव को लोन लेने भेज देगा, और लोन वो भी अप्रूव होगा, लोन वो भी अप्रूव हो जाएगा इजीली। सरकार ने ये केस उस केस में अप्लाई करवा रखा है जिन जिन केसेस में जो शेयर होल्डर है ही इज होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर 10% या उससे ज्यादा की इक्विटी शेयर कैपिटल कोई होल्ड कर रहा है तो उस केस में अगर ये लोन लेता है व्यक्ति, उस केस में सेक्शन 222E अट्रैक्ट होगा। अगर 10% से कम ये होल्ड कर रहा है तो सेक्शन 222E अट्रैक्ट नहीं होगा। दो बातें, खुद अगर 10% वाला जा रहा है तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा, खुद नहीं जा रहा है, उसका रिलेटिव जा रहा है तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। कोई रिलेटिव नहीं जा रहा है लेकिन दूसरा अगर कोई व्यक्ति 10% वाला जा रहा है, मान लीजिए मिस्टर ए का कोई फ्रेंड है तो जा रहा है, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन मिस्टर ए नहीं, मिस्टर बी जा रहा है कोई, और मिस्टर बी का भी 10% का शेयर है, तो भी ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। मिस्टर ए का अगर 5% शेयर होता, 3% शेयर होता, 2% शेयर होता, तब ये खुद लोन लेने जाता, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट मान के चलती है जिस व्यक्ति ने कंपनी में 10% का हिस्सा लगा रखा है, बताइए कंपनी को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं? कंपनी को कंट्रोल कर सकता है। कंपनी को बोल सकता है कि पैसे लाओ जरूरी है, या कंपनी के अंदर इसका कंट्रोल हो सकता है और कंपनी को इसकी बात माननी पड़ेगी। तो देयरफॉर सेक्शन 222E में इस लोन को डिविडेंड बना दिया गया। डिविडेंड बनाने के बाद में इस लोन के ऊपर सीडीटी तो अभी भी नहीं कटेगा। सीडीटी पहले भी नहीं कटता था, वो अभी भी नहीं कटेगा, लेकिन ये लोन एम्प्लॉय की इनकम बन जाए, जो भी है, एम्प्लॉय है तो, नहीं एम्प्लॉय है तो भी, ये इसकी इनकम बन जाएगा। अब बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। अब आप कहेंगे हो सकता है ये इंटरेस्ट फ्री ना हो, ये 1% 2% से आ रहा है, तब भी ये इनकम है, तब भी ये मेरी इनकम है जो लोन लेके जा रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं इसे पे कर दूंगा 2 साल के बाद में, मैं कह रहा हूं तब भी इनकम है। पे हो गया तब भी इनकम है, कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं मार्केट रेट का इंटरेस्ट 12% का है, 12% पे लोन लेके आया हूं, तब भी इनकम है। मैं कह रहा हूं मार्केट रेट से डबल लेके आया हूं 24% पे, तब भी इनकम है। लोन कैसे लिया आपने? इनकम है, हर हाल में है, कुछ भी हो जाए इनकम है ये। इस इनकम के ऊपर डीम्ड डिविडेंड की तरह टैक्स लगेगा ही लगेगा, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। ठीक है? फ्रेंड ले रहा है तो लोन उसके प्लेस पे फ्रेंड ले रहा है तो उसमें क्या देखेंगे? फ्रेंड ले रहा है तो फ्रेंड का हम परसेंटेज देखेंगे, उसका परसेंटेज। अगर कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति ले रहा है तो उसका अपना परसेंटेज देखा जाएगा कि 10% या उससे ज्यादा है कि नहीं। ठीक है?
चलिए आइए पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसमें और डिटेल में चीजें पढ़ते हैं। अभी तो हमने एकदम बेसिक इस सेक्शन को पढ़ा है, अभी इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। पहले ऊपर से पढ़ते हैं सेक्शन 1034 का। Any income by way of dividend referred to in section 115O is not chargeable to tax। और 115O में कौन सी इनकम है? सेक्शन 115O covers the dividend received including the deemed dividend under section 222 ABCD from the domestic company, except the amount of deemed dividend referred to in section 222E, since on this amount the company will not pay the tax under section 115O, but that person will pay the tax on such dividend। ठीक है। इसके बाद में व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड डिफाइन किया गया सेक्शन 222 में। सेक्शन 222 gives an inclusive definition of the dividend, but in the ordinary connotation it is a sum paid to or received by a shareholder। ये sum paid है to a shareholder or sum received by a shareholder in proportion to his shareholding in a company out of the total sum distributed by such company। Dividend include the deemed dividend referred to in section 222 में जो डिविडेंड आ रहा है वो इसी में इंक्लूडेड है। सेक्शन 222E में कौन सा डिविडेंड आता है? सेक्शन 222E में जो डिविडेंड आता है वो देखिए क्या है। एनी पेमेंट बाय अ कंपनी बट अदर देन अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। बताइए कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। तो पेमेंट बाय अ कंपनी वो वाली जिसमें कि पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मतलब ये प्राइवेट कंपनी है। ऑफ एनी सम, कैसे पेमेंट हो रहा है? बाय वे ऑफ एडवांस और अ लोन या एडवांस की तरह हो रहा है। किसको हो रहा है? टू एनी बेनिफिशियल ओनर ऑफ इक्विटी शेयर, जो इक्विटी शेयर का मालिक है। बेनिफिशियल ओनर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर। 10% से कम की वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब 10% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर होनी चाहिए। टू एनी कंसर्न, या तो देगा किसको? सीधे सीधे ओनर को, या फिर किसको देगा? टू एनी कंसर्न इन विच द शेयर होल्डर इज अ मेंबर और अ पार्टनर and in which he has a substantial interest, लेकिन to the extent of accumulated profit। चलिए बताइए, अगर मिस्टर ए लोन लेने नहीं जाता, मिसेज ए को भी नहीं भेजता, अब ये क्या करता है? मिस्टर ए की एक दूसरी कंपनी है बीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये बीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इस कंपनी में मिस्टर ए ने 40% होल्ड कर रखा है, तो इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया क्योंकि 20% से ज्यादा है। अब ये बोलता है कि इस कंपनी को हम लोन दिला देते हैं। तो बताइए, अगर इस कंपनी को लोन दिलाया तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो इस कंपनी के थ्रू इसी को मिल गया, या फिर ये कंपनी नहीं है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म को अगर जो है लोन दिला दिया, जिस पार्टनरशिप फर्म में मिस्टर ए का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है ऑफ 20%, तो ऐसे केस में फिर से ये डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा अंडर सेक्शन 222E। ठीक है, तो बाय वे ऑफ एडवांस या लोन हो सकता है, किसी बेनिफिशियल ओनर ऑफ इक्विटी शेयर को हो सकता है जो कि होल्ड कर रहा है नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर, या फिर टू एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज अ मेंबर और अ पार्टनर एंड इन विच ही हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। चलिए फिर से ध्यान से देखिए, मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इस बार इसके पास है 1.4 करोड़ रुपीस का
1.4 करोड़ रुपीस का रिजर्व्स एंड सरप्लस है। अब मिस्टर ए जाता है कंपनी के पास में और कहता है मुझे 2 करोड़ का लोन चाहिए, मुझे 2 करोड़ का लोन चाहिए, और लोन मिस्टर ए ही लेके आता है। बताइए 10% से ज्यादा का शेयर होल्डर है और खुद जा रहा है लोन लेने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी से, सारी कंडीशंस पूरी हैं, तो बताइए क्या ये डिविडेंड क्या ये लोन डिविडेंड बन जाएगा कि नहीं? ये लोन डिविडेंड बन जाएगा, देयर इज नो डाउट। लेकिन अब सवाल उठता है व्हाट इज द अमाउंट, कितना अमाउंट डिविडेंड बनेगा? 1.4 करोड़। डिविडेंड अभी भी यही रहेगा, जितना प्रॉफिट मेरे पास था उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं हो सकता, क्योंकि सोचिए अगर 1.4 करोड़ का प्रॉफिट था तो मैक्सिमम 1.4 करोड़ ही तो डिविडेंड बांटा जा सकता था। तो मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा दे दिया है तो इसका मतलब 60 लाख जो दिया है एक्स्ट्रा वो नॉर्मल लोन है। नॉर्मली जैसे कंपनियां लोन देती हैं अपने एम्प्लॉइज को, नॉन एम्प्लॉइज को, शेयर होल्डर्स को, ये नॉर्मल लोन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैक्सिमम लोन बनेगा 1.4 करोड़ का। इसमें कुछ और जरूरी बातें आपको समझनी है। यहां पर लिखा हुआ है कि अगर लोन दिया जाता है किसको, टू एनी बेनिफिशियल ओनर ऑफ इक्विटी शेयर को, तब तो ये लोन डिविडेंड बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर ये लोन दिया जाता है किसी ऐसी कंसर्न को जिसमें कि शेयर होल्डर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रख रहा है, तो सवाल उठता है ये कंसर्न क्या हो सकती है? ये कौन सी कंसर्न को भेज सकता है लोन लेने के लिए? क्या ये पार्टनरशिप फर्म होगी, क्या ये कंपनी होगी, या फिर ये एचयूएफ या एओपी बीवाई भी हो सकती है? लॉ में लिखा हुआ है कंसर्न का क्या मतलब होता है। दूसरे वाले कॉलम में देखिए, फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है कंसर्न मींस एचयूएफ और अ फर्म और एन एओपी और अ बीओआई और अ कंपनी। बताइए कंसर्न से मतलब क्लियर हो गया आपका? तो इसको अगर मैं भेजूंगा लोन लेने के लिए तो ही ये मेरी इनकम, तो ही ये डीम डिविडेंड माना जाएगा। सब्सटेंशियल शेयर होल्डर का, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। मिस्टर ए का कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट या पार्टनरशिप फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तभी माना जाएगा जब इसका 20% से ज्यादा का इंटरेस्ट होगा अगर नॉन कंपनी है, और अगर 20% ज्यादा का वोटिंग पावर होगा अगर कंपनी है। सेक्शन 222 क्लॉज ई आपने देख लिया। सेक्शन 222 में कुछ और भी बातें हैं, वो आपको जो ध्यान से समझनी है, बहुत ध्यान से अब आप देखिएगा। मैंने कहा जो व्यक्ति लोन लेने जा रहा है उस व्यक्ति का 10% से ज्यादा का वोटिंग पावर होना चाहिए। लेट्स सपोज ये जो लोन दिया गया, ध्यान से देखिएगा, ये जो लोन दिया गया 2014-15 में, ये लोन दिया गया है 1/10/14 को, इस दिन लोन दिया गया। अब सवाल उठता है कि जिस साल लोन दिया गया, इस साल पहले मेरा जो कंपनी में इंटरेस्ट था, वो कंपनी में इंटरेस्ट था 15% का। जिस टाइम पे लोन दिया गया उस टाइम पे मैंने कंपनी में इंटरेस्ट घटा के 5% का कर लिया। वोटिंग पावर मेरी 5% रहेगी, और उसके बाद में आगे से 5% ही रही पूरे साल भर। तो अगर जिस टाइम पे लोन दिया गया उस टाइम पे मैंने अपनी वोटिंग पावर घटा के 5% कर ली, तो एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग लोन 10% से तो कम ही है। तो सवाल उठता है
कि क्या ये जो इंटरेस्ट 10% ऑफ वोटिंग पावर देखा जाएगा पूरे साल भर देखा जाएगा लगातार, या उस दिन देखा जाएगा जिस दिन लोन दिया जा रहा है, या फिर साल भर में किसी भी एक दिन हो जाए तो भी ये काउंट कर लिया जाएगा। लॉ में इंपॉर्टेंट नोट में पढ़िए, इंपॉर्टेंट नोट कह रहा है कि वेयर एनी लोन और एडवांस इज गिवन टू एनी कंसर्न, जब लोन या एडवांस किसी कंसर्न को दिया जा रहा है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला, तो सच शेयर होल्डर हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन सच कंसर्न एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ध्यान से, मेरा इस कंपनी में इंटरेस्ट पूरे साल भर में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। और मेरा कंपनी में इंटरेस्ट भी होना चाहिए एट द सेम टाइम, क्योंकि हम दूसरी कंपनी को लोन लेने के लिए भेज रहे हैं। तो मेरा इस कंपनी में जो इंटरेस्ट होना चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए 20% से ज्यादा, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा कंपनी में भी इंटरेस्ट होना चाहिए 10% से ज्यादा। ही इज बेनिफिशियल ओनर holding 10% or more of the voting power of equity share, कब? At the time of such loan or advance। बताइए, क्या इस केस में ये डीम्ड डिविडेंड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो उधर भले सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, लेकिन इधर जिस दिन लोन ले रहे हैं उस दिन वोटिंग पावर होनी चाहिए, और कॉमन सेंस भी यही कहता है। सोचिए, अगर मैंने कंपनी में पहले से ही बेच रखी है शेयर होल्डिंग, और मेरी आज की डेट में शेयर होल्डिंग 5%, तो कंपनी मेरी कहां चलेगी? जब कंपनी मेरी चलेगी ही नहीं तो कंपनी मुझे लोन देगी कहां? तो कंपनी जब मेरी चलती है, मेरी बात जब चलती है, मेरी बात जब मानी जाती है, तभी तो कंपनी मुझे लोन देने के लिए तैयार होगी। तो मुद्दा यह है कि जिस टाइम पे लोन लिया जा रहा है उस टाइम पे आपकी शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा की होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी दूसरी कंपनी या फर्म को भेज रहे हो तो उस कंपनी या फर्म में तो कभी भी साल भर के दौरान एक बार भी अगर 20% से ज्यादा हो जाए, वो हमेशा मेरे कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। अच्छा, अगर लोन लेने के बाद इंटरेस्ट 20% से कम हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला तो साल भर में कभी भी कम ज्यादा होता रहे, उससे कोई टेंशन नहीं है। अब जो आगे आपको बात समझनी है वो ये, मैंने आपसे कहा कि अगर मैंने लोन लिया और लोन लेने के बाद में लोन को रीपे कर दिया, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल के बाद में, क्या अब भी ये डिविडेंड बन जाएगा? अब भी ये डिविडेंड बन जाएगा। ये इस बात से नहीं रुकेगा कि आपने लोन का रीपेमेंट किया कि नहीं किया। एक्चुअल रीपेमेंट इज नॉट रेलेवेंट। आपने वॉयलेशन तो कर दी ना लोन लेके, अगर पैसे आपने वापस कर भी दिए तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो देयरफॉर पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? सेक्शन 222E is applicable even if the loan is repaid। तो पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि सेक्शन 222E is applicable even if the loan is repaid before the end of previous year because the liability is attracted at the moment the loan is given। जैसे ही लोन दिया जाता है तुरंत लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाती है, पैसा वापस बाद में आया या नहीं आया उससे कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात ये, से फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कंपनी जो है, इस कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, तो बताइए अगर ये कंपनी इस कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है तो क्या ऐसा होता होगा कि नहीं कि कंपनी का ये सप्लायर होगा तो इसका मतलब ये क्रेडिटर होगा। मेरा उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और मेरा कंपनी में 10% से ज्यादा का इंटरेस्ट भी है, ठीक। मेरा कंपनी में 10% से ज्यादा का इंटरेस्ट है और ये वाली जो कंपनी है मेरी दूसरी कंपनी इस कंपनी को माल सप्लाई करती है। इसका मतलब ये कंपनी BC प्राइवेट लिमिटेड इसकी क्रेडिटर होगी,
कभी माल उधार खरीदती होगी। अब मैंने क्या किया, जब भाई मेरा इसके ऊपर उधार रहता है तो कभी कभी हम भी इसको एडवांस दे देते हैं, कभी कभी हम भी इसे एडवांस दे देते हैं। और हमने कहा कि भैया एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर, और मैंने बोला एडवांस टू सप्लायर 1 करोड़। क्वेश्चन इज कि क्या अब भी ये सेक्शन अट्रैक्ट कर जाएगा? बताइए, लोन्स एंड एडवांसेस अभी भी जा रहे हैं कि नहीं? और उसी व्यक्ति को जा रहे हैं जिसका कि मिस्टर ए ने, जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो अभी भी उसी व्यक्ति को लोन जा रहा है, उसी व्यक्ति को एडवांस जा रहा है, बस अब नाम बदल जा रहा है। अब लोन टू मिस्टर ए या फिर लोन टू बीसी प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिख रहे हैं, बल्कि क्या लिख रहे हैं? एडवांस टू सप्लायर। सब कुछ वही है, नाम बदल गया है, क्योंकि अब हम दिखा रहे हैं ये तो हमने परचेजेस के अगेंस्ट में पेमेंट करी है या फिर एडवांस पेमेंट करी है, तो क्या ये एडवांस पेमेंट भी इस सेक्शन में कवर हो जाती है? लॉ स्पेसिफाई करता है, बच नहीं सकते, इस केस में भी पकड़े जाओगे, क्योंकि लोग यही करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जिन प्राइवेट कंपनियों में आपस में ट्रांजैक्शन दिखाया जाता है, नॉर्मली ये प्राइवेट कंपनी आपस में ट्रांजैक्शन पहले से कर रही होती हैं। क्योंकि जैसा आज अगर मैं मिस्टर ए हूं, मैं एक कंपनी बना रहा हूं, ए बी प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं बगल में दूसरी कंपनी बनाता हूं, बीसी प्राइवेट लिमिटेड, और दोनों कंपनियों में ट्रांजैक्शन कराता हूं। ऐसा बहुत होता है जहां कहीं पर भी आपका ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करना होता है। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? सेक्शन 222, पॉइंट नंबर 3, पेज नंबर 158 पे, सेक्शन 222E is applicable not only in case of loan or advance but any other payment, for example the payment for the purchase of raw material। हर केस में यह सेक्शन अप्लाई होगा। आगे देखिए, बताइए, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन इन सबको पकड़ के एडवांस बना देगा। बट लेट सपोज मैं यही सेक्शन अगर अप्लाई करता हूं किसी ऐसी कंपनी के केस में जिसका नॉर्मल कोर्स में बिजनेस बैंकिंग का है। अब क्या होगा? मान लो एक बैंक है, ठीक है, और ये एक बैंक का 15% वाला शेयर होल्डर है, ठीक। अब ये इस बैंक में 15% की शेयर होल्डिंग रखता है, तो इसके पास में हजारों करोड़ रुपए होगा पहले से ही, क्योंकि बैंक में शेयर होल्डिंग रखना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। बैंक की कैपिटल लाखों करोड़ रुपए की होती है, और अगर 15% शेयर होल्डिंग रख रहा है, 2-4 हजार करोड़ रुपए तो पक्का इसने लगा ही रखे होंगे किसी भी बैंक में। अब ये 15% जो शेयर होल्डर है, पहली बात तो बैंक कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है नहीं। बैंक इंडिया में जितनी भी बैंकिंग कंपनी है, सबके शेयर वाइडली हेल्ड हैं, सारी कंपनियां पब्लिक कंपनियां पहले से ही हैं। लेकिन फिर भी मान लो मैं कहता हूं कि बैंक कोई प्राइवेट कंपनी है और ये 15% वाला शेयर होल्डर अब जाता है इसके पास में और कहता है लोन दे दो, और बैंक इसको लोन दे देती है। क्वेश्चन ये है, बताइए फिर से सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 10% से ज्यादा वाला शेयर होल्डर है, और साथ ही साथ में और क्या कंडीशन थी कि भाई प्राइवेट कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी भी मान लो, और लोन एंड एडवांस दे रही है, तो बैंक के पास में जितना प्रॉफिट होगा, उतने प्रॉफिट में से जितना भी उसने लोन दे रखा होगा, उतना इसके हाथ में डिविडेंड बन जाना चाहिए। बट इस केस में गवर्नमेंट ये सेक्शन नहीं लगाती, क्योंकि इस केस में बैंक का नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस ही लोन देना है। तो जैसे वो बाकी लोगों को नॉर्मल लोन दे रही है, उसी तरीके से नॉर्मल लोन शेयर होल्डर को दे रही है, क्योंकि बैंक का बिजनेस ही क्या है? लोन देना। ये अपने नॉर्मल कोर्स में ट्रेड कर रही है, लेकिन ये बिजनेस नॉर्मल कोर्स, ये लोन जो है नॉर्मल कोर्स में दिया जाना चाहिए। नॉर्मल कोर्स का मतलब जैसे सबको 12% पे दे रहे हो, तो इसको भी 12% पे दो। ये नहीं होना चाहिए कि सबको 12% पे और इसको 0% पे। यानी कि ये नॉर्मल कोर्स में लोन तभी बोला जाएगा, नॉर्मल लोन तभी बोला जाएगा जब ये बाकी सबकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वही टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी होनी चाहिए। तो पेज नंबर 159 पे देखिए, सेक्शन 222 में क्या क्या कवर नहीं होता। सेक्शन 222 डज नॉट इंक्लूड, इट डज नॉट इंक्लूड एनी एडवांस और अ लोन
made in the ordinary course of business of company where the lending of money is a substantial part of business of the company. जहां पर lending करना, लोन देना is a substantial part of business of company, जहां पर मेन बिजनेस लोन देना है। और बताइए ये बैंकिंग बिजनेस में ही होगा और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में भी हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि नॉर्मली लोगों को लोन दिया करती है, तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको अब समझना है यहां पे, देखिए कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि एक कोई प्राइवेट कंपनी है और उस प्राइवेट कंपनी की बैलेंस शीट में जो शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर मिस्टर ए और शेयर होल्डर मिस्टर बी, दो शेयर होल्डर हैं, एक का 70% और एक का 30% शेयर होल्डिंग है। इनके पास में रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े हुए हैं 10 करोड़ रुपए के और इनके पास में कैश पड़ा हुआ है 10 करोड़ रुपए का, या इनके पास में कैश पड़ा हुआ है 20 करोड़ रुपए का। अब ऐसे केस में अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी के पास में 10 करोड़ का प्रॉफिट है और कंपनी से मिस्टर ए लोन लेता है जाके, मिस्टर ए को जब कंपनी लोन देती है, मान लीजिए 4 करोड़ का लोन देती है, तो ऐसे केस में ये 4 करोड़ का क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड, और मिस्टर ए को इस 4 करोड़ की इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा अंडर सेक्शन 56। ये डीम्ड डिविडेंड है। डीम्ड डिविडेंड 4 करोड़ का बन गया। मिस्टर ए को वाकई में पैसे की जरूरत थी, हालांकि इसके दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं था कि लाओ टैक्स चुराते हैं, लेकिन फिर भी पैसे की जरूरत थी तो सबसे पहले अपनी कंपनी से ही निकालेगा, और अपनी कंपनी में पैसा था तो इसने 4 करोड़ निकाल लिया, लेकिन निकालते ही ये इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब होगा क्या बताइए, अगर ये रिजर्व और सरप्लस टैक्स पेड प्रॉफिट कंपनी के पास में पड़ा हुआ है, अब कंपनी वाकई में डिविडेंड बांट देती है। अभी तक कंपनी ने डिविडेंड बांटा था नहीं, अब कंपनी ने वाकई में डिविडेंड बांट दिया। डिविडेंड जब ये बांटेगी तो लिखेगी रिजर्व्स एंड सरप्लस को हटा के डिविडेंड आ गया 10 करोड़ रुपए, और अब इस 10 करोड़ रुपए में से मैंने 10 करोड़ रुपए यहां पर चले गए मेरे पास में। अच्छा 10 क्यों, यहां तो पहले ही कम बचे होंगे, यहां तो 16 करोड़ बचे होंगे पहले, क्योंकि 4 करोड़ का लोन जा चुका था। 4 करोड़ लोन्स एंड एडवांसेस में दिख रहे होंगे, ठीक है। और अब इस 16 करोड़ में से भी कितने रह जाएंगे, 6 करोड़, क्योंकि 10 करोड़ का डिविडेंड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कंपनी वाकई में क्या करती है, डिविडेंड बांट देती है। कंपनी वाकई में डिविडेंड बांटेगी तो होगा क्या, बताइए क्या होगा। अब मिस्टर ए को कंपनी वाकई में डिविडेंड देगी, कितना, 10 करोड़ का डिविडेंड बटा है। अब जब ये डिविडेंड नॉर्मल कोर्स में बटेगा तो इसके ऊपर सीडीटी भी कटेगा 115O वाला। जब सीडीटी कटेगा 115O वाला तो मिस्टर ए के डिविडेंड का हिस्सा आया 7 करोड़, 70% की शेयर होल्डिंग है, और बी का हिस्सा आया 3 करोड़, बी की 30% की होल्डिंग है, ठीक। और अब कंपनी क्या करती है, कंपनी इसके डिविडेंड को इसके लोन से एडजस्ट कर देती है। कंपनी इसके डिविडेंड को इसके लोन से एडजस्ट कर देती है और क्या कहती है कि तुमको खाली 3 करोड़ और मिलेगा, ठीक, तुमको खाली 3 करोड़ और मिलेगा। तो ऐसे केस में सेक्शन 222E अब अप्लाई नहीं होगा। बताइए क्यों, क्या कंपनी ने 7 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करते ही सीडीटी पे कर दिया कि नहीं, तो 7 करोड़ के ऊपर सीडीटी पे कर दिया और इधर आप 222E के ऊपर 4 करोड़ के ऊपर दोबारा से डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी लिए ले रहे हो। तो एक बार 4 करोड़ के ऊपर 2 बार टैक्स पे हुआ, एक बार 115O में और एक बार 222E वाला, ठीक। तो सरकार क्या करी है, अगर पूरा 115O में 7 करोड़ के ऊपर टैक्स पे कर चुके हो और डिविडेंड को लोन से एडजस्ट कर दे रहे हो,
तो ऐसे केस में अब आपको 222E वाला जो टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा। लॉजिकल भी है, ठीक। तो सेकेंड पॉइंट जो आपको दे रखा है कि डिविडेंड डज नॉट इंक्लूड, पॉइंट बी, any dividend paid by company which is set off by the company, dividend paid by company which is set off by the company against the whole or any part of any sum previously paid by it, treated as a dividend within the meaning of section 222E to the extent utna, to the extent to which it is so set off, जितना सेट ऑफ हो जाए उतना डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो भाई पहले तो 3 करोड़ रुपए, भाई डिविडेंड तो बताइए पूरे 7 करोड़ के ऊपर 115 में सीडीटी कटा होगा। अब 115 वाला सीडीटी कट के पूरे 7 करोड़ के ऊपर चला गया। 222E वाला जो 4 करोड़ का डिविडेंड था वो इनकम नहीं बनेगा मेरी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इधर पूरा 7 करोड़ आएगा, इस पूरे 7 करोड़ के ऊपर सीडीटी पहले जा चुका है, तो ये जब 7 करोड़ मेरे हाथ में आएगा तो 1034 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जिसके ऊपर सीडीटी कट चुका है वो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है 1034 में। फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड गेव अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू मिस्टर एस। एक्स लिमिटेड ने एस को लोन दिया जो कि शेयर होल्डर था, होल्डिंग 10% शेयर्स ऑफ द कंपनी। While the loan is outstanding, जब तक लोन बकाया था, एक्स लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 5 लाख। 5 लाख का एक्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। बताइए, जब पहले 1 लाख रुपए का एस ने लोन लिया होगा तो 1 लाख रुपए 222E में एस की इनकम बन चुका होगा। अब 5 लाख रुपए का जब एक्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो 5 लाख का 50,000 10% हिस्सा बनेगा एक्स का, एस का। तो dividend of ₹50,000, 10% of 5 lakh has been set off by the company against the above loan. Now, as per the above section, 50,000 is not considered as dividend, and neither X Limited nor Mr. S would pay any tax on this amount. ठीक है, अब इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज इसके ऊपर ऑलरेडी एक बार सीडीटी लग चुका है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको?